I'm Amit Varidikilor. Welcome to the lecture 26 of the Indian Polity series of Study IQ. हमने 25 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं लक्ष्मीकांत को, जो हम 100 घंटे में करना चाहते हैं. वी आर ऑन द 26th लेक्चर. 25वें लेक्चर में एमसीक्यूज थे, आप उनको देख लीजिएगा. जो भी हमने पहले 24 लेक्चर्स में जो भी सिलेबस कंप्लीट किया था उससे संबंधित यूपीएससी में जो भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वी ट्राइड डिस्कसिंग इन द लेक्चर नंबर 26 ऑफ द एमसीक्यूज. मैंने उसमें यह भी डिस्कस करने की कोशिश की है कि क्वेश्चंस जब आते हैं तो क्या सोचना चाहिए, किस प्रकार से उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए. सो यू विल गेट सेवरल इनसाइट्स हाउ टू सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी थ्रू द लेक्चर नंबर 25, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड इट वाज एक्चुअली क्वाइट अ फन टू रिकॉर्ड ऑल्सो. तो उसको जरूर देखिएगा. हावेवर अब हम आगे सामने कंटिन्यू करते हैं, जो कि लेक्चर नंबर 26 है. ये मैंने आपको बताया हुआ है कि हम इस समय पार्ट 5 कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं. पार्ट 5 अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है, राइट. पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू 5 चैप्टर्स. ठीक है, 5 चैप्टर्स में सबसे पहले आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसको हम डिटेल में, जिसके अंदर जो जो सारे के सारे यूनियन एग्जीक्यूटिव की चीजें थी वो हम कर चुके हैं. एक चीज छोड़कर अटॉर्नी जनरल, उसके बारे में हम आएंगे. ठीक है, अभी तक हमने प्रेसिडेंट कर लिया है, वाइस प्रेसिडेंट कर लिया है, प्राइम मिनिस्टर कर लिया है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. यूनियन एग्जीक्यूटिव ये 4 प्लस अटॉर्नी जनरल, ये पांचों मिलाकर होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव. तो ये हमने 4 कर लिए हैं. अटॉर्नी जनरल जब आएगा तब उसके ऊपर करेंगे. सेकेंड पार्ट होता है पार्लियामेंट का, और पार्लियामेंट के जो चैप्टर है वो आर्टिकल नंबर 79 से लेके 122 तक है, राइट. द थर्ड चैप्टर थर्ड इज बेसिकली ओनली वन आर्टिकल 123, जिसके अंदर हम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट करते हैं. देन इट इज द यूनियन जुडिशरी, एंड देन उसके बाद कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल, जो कि 5वां चैप्टर होता है पार्ट 5 का, राइट. आज हमारा फोकस हमारा पार्लियामेंट के बारे में करना होगा. एंड पार्लियामेंट, रिमेंबर, इज द लॉन्गेस्ट चैप्टर, और इस वाले चैप्टर से, पार्लियामेंट से सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत होने की संभावना होती है. इट इज अ लॉन्ग चैप्टर, इट इज अ डेंस चैप्टर, इट इज अ बोरिंग चैप्टर. सो नथिंग टू वरी अबाउट, इट इज द बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन फॉर अस. ये हाउ बोरिंग सबसे बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन इसलिए होती है कि वंस यू गो थ्रू इट, उसके बाद उसमें कुछ कभी भी कुछ सरप्राइज नहीं आ सकता है. दैट द थिंग अबाउट द बोरिंग थिंग्स आर दैट दे नेवर सरप्राइज यू, विच इज फाइन. पार्लियामेंट करते वक्त हमारा जो भी डेंस या डिफिकल्ट चीज होती है, उसमें हमारा एक सिस्टम का, उसमें हमारी एक प्रिंसिपल काम करता है. क्या कि जब भी कोई डिफिकल्ट चीज हम पढ़ें, हमेशा उसमें सबसे जो सिंपल स्ट्रक्चर है उसको याद कर ले. पूरी की पूरी डिफिकल्ट चीज को कभी भी समझने की कोशिश एक साथ ना करें, जो सबसे सिंपल है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. कहने का मतलब है, सपोज कीजिए आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं 12th क्लास की एनसीईआरटी से, एंड इट इज अ बिग बुक, इट इज अ डेंस बुक, और उसमें से काफी सारी चीजें समझ में नहीं आती है. तो इस प्रिंसिपल का मतलब यह है कि इंस्टेड ऑफ 12th एनसीईआरटी, स्किप टू द 8th एनसीईआरटी. 8th क्लास की एनसीईआरटी से मेडिवल इंडिया कर लीजिए. इस प्रकार से जब 8th की अच्छी तरह से हो जाएगी, 12th की से डायरेक्टली करोगे डिफिकल्टी आएगी. गो फॉर द 8, गो फॉर द मच सिंपलर. अगर उससे भी छोटी है, अगर 8th में भी प्रॉब्लम है, जंप टू द मच सिंपलर वन. सिमिलरली विद द पार्लियामेंट टॉपिक, हमें इस समय सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के स्कैफोल्ड को अंडरस्टैंड करना है. वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द आइडिया, और उसके बाद इसको हम स्ट्रक्चर को अलग अलग तरीके से फिल कर देंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट के बारे में. आज के लिए हम काफी सरलता से वी विल डिस्कस कि पार्लियामेंट को ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज एग्जैक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट, राइट. किस किस चीजों का बना होता है, उसकी कंपोजिशन क्या है. कंपोजिशन मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे. और लोकसभा में इलेक्शंस किस प्रकार से होते हैं, राज्यसभा में किस प्रकार से होते हैं. लोकसभा की जो कुछ सीटें हैं उसमें रिजर्वेशंस दी गई हैं, वो किस प्रकार से वो रिजर्वेशंस लोकसभा में हैं, इनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो हमने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा था, वो टेक्निकली पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे. We have seen, we have heard about it, we have heard about this word from the first topic. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाले टॉपिक से ही हम इस वर्ड के बारे में सुनते आ रहे हैं. पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट. आखिर होता क्या है पार्लियामेंट? उसमें जो लोग हैं वो इलेक्शन कर कर कैसे पहुंचे वहां पे, काम क्या करता है पार्लियामेंट, कानून कैसे बनाता है, व्हाट इज द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर एग्जैक्ट, जिससे हम सबकी जो लाइफ है वो डिसाइड होती है. व्हाट इज दैट, ऑल दैट इज बेसिकली कवर्ड इन दिस चैप्टर पार्लियामेंट. इसके बाद वाले जो सारे चैप्टर है ना, टेक्निकली रिलेटिवली सिंपल है, मोर और लेस स्ट्रेट फॉरवर्ड है. दिस विल गिव यू समथिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की ड्यूरेशन, क्वाइट एन इजी वन, नथिंग स्पेसिफिकली. एंड द मेंबरशिप, कौन कौन बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बन सकता है. वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी वेरी सिंपल, बेसिक तरीके से पढ़ते हुए हम स्टार्ट करते हैं. द ऑफ्टन रिपीटेड थिंग दैट वी आर अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. पार्लियामेंट is the legislative organ of the union government, right.
तीन ऑर्गन है, एक तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होता है, एंड अनदर वन इज जुडिशरी। हम एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को कर चुके हैं, वी विल डू द लेजिस्लेटिव, और जैसे ये खत्म हो जाता है वी डू द यूनियन जुडिशरी। इसीलिए जो पार्ट 5 है उसका नाम है यूनियन, द यूनियन। द यूनियन में यूनियन होती है, तीन चीजों से बनती है, राइट। तो तीन चीजों में हमने सबसे पहले एग्जीक्यूटिव किया, जो कि हमारे प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। नाउ वी हैव कम टू द लेजिस्लेटिव, और लेजिस्लेटिव चैप्टर 2 और 3 में दिया हुआ है, एंड देन द फोर्थ चैप्टर इज यूनियन जुडिशरी। ये तीनों की तीनों चीजें। लेजिस्लेटिव सेंट्रल पोजीशन इन द इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, सिंबल है, पार्लियामेंट इज द सिंबल ऑफ द डेमोक्रेसी, और उसके अलावा डेमोक्रेसी कहां से आती है, वहीं से आ रही है। एंड अब ये बात सबने रट ली होगी कि इट इज नोन एज द वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ये बात कोई पीछा छोड़ता ही नहीं है। मान लिया ब्रिटेन पार्लियामेंट जहां पर है उस जगह का नाम वेस्टमिंस्टर है, बट इन्फ्लुएंस देखो ब्रिटेन का इंडिया के पॉलिटिकल, वर्ल्ड के पॉलिटिकल सिस्टम पे, कि जो वहां पर ब्रिटेन के पॉलिटिकल सिस्टम जो वहां पर जेनेसिस हुआ, that is known from that place. Westminster is actually the birthplace of modern democratic parliamentary system. चलिए कोई बात नहीं, अब तो सबको याद ही हो गया होगा। आर्टिकल 79 से 122 तक पार्ट 5 में जो दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर्स, प्रिविलेजेस, पावर्स एंड सो ऑन एंड ऑन ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें से हम पहले आज ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, कंपोजिशन पढ़ेंगे, ड्यूरेशन पढ़ेंगे, देन विल शिफ्ट टू नेक्स्ट अगले वाले लेक्चर में ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होते हैं, किस इनको ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं इनको क्या क्या प्रिविलेजेस, इनकी पावर्स क्या क्या होती है। इट्स अ ब्रिलियंट चैप्टर। Once you are done with it ना, you'll get an idea about India, मतलब पता चल जाएगा कि okay fine, this is what we have been doing all these years. You'll get a brilliant idea out of it. बेस्ट चैप्टर है ये, वैसे बता रहा हूं, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स एवर। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। इस स्लाइड को मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए दिखाया है ताकि आप अपने किसी दोस्त के पास जाके ये बोले कि बता पार्लियामेंट क्या क्या होता है। अगर वो नहीं आता तो पार्लियामेंट को कंपोज क्या होता है, पार्लियामेंट किस चीज को कहते हैं, देन द पर्सन विल इजीली से सर लोकसभा एंड राज्यसभा। जैसे ही वो ये बोले, इमीडिएटली यू जंप ऑन दैट पर्सन एंड से कि नो, यू आर रॉन्ग, पार्लियामेंट मींस प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। दैट इज द लॉजिकल एंड द लिटरल डेफिनेशन ऑफ द पार्लियामेंट। व्हेन यू से पार्लियामेंट, जब आपने बोला वर्ड बोला ना, संसद बोला आपने वर्ड, तो उसका मतलब है कि प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। ये दो चीजों के लिए है ये स्लाइड। एक पहले वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन, जब आपसे किसी दिन ट्रिक करके पूछा जाएगा कि व्हाट डज पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, और नीचे दिया होगा, एंड देन आपको लगेगा कि राज्यसभा और लोकसभा वाला ऑप्शन सही है। सो नाउ यू विल नॉट गेट इट रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि प्रेसिडेंट भी इंटीग्रल पार्ट होता है पार्लियामेंट का। एंड सेकेंड वन, यू कैन गो, जो आपका दोस्त यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और अभी तक लक्ष्मीकांत बेसिकली वो दूसरे वाले चैप्टर से करने की कोशिश कर रहा है जहां पे 6 मिनट तक किसी मतलब सेल वेल होती है किसी चीज की, उसके पास जाएगा, उससे पूछिए व्हाट डज पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, एंड देन नेवर सेज दिस राज्यसभा और लोकसभा, तो इमीडिएटली फिर आप उसको जंप करके उसका तिरस्कार कर सकते हैं। और अगर उसने सही जवाब दे दिया है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसने आपसे पहले ये वाला वीडियो देख लिया। ठीक है, सुनिए। Parliament of India consists of 3 parts: the President, the Council of States, which is राज्यसभा, and the House of the People, which is लोकसभा। जब हमने पार्लियामेंट बनाया था तो ये राज्यसभा और लोकसभा वर्ड थे ही नहीं। सो रिमेंबर दिस ट्रिविया कि 1954 में पहली बार द हिंदी नेम्स वर एक्चुअली अडॉप्टेड फॉर द राज्यसभा एंड द लोकसभा। राज्यसभा इज द अपर हाउस, सेकेंड चेंबर, हाउस ऑफ एल्डर्स, ये सब सिनोनिम है। अलग अलग कंट्री अलग अलग चीजें बोल देती है। यूएस में इसको एक और नाम इसके अंदर ऐड कर सकते हो, अपर हाउस की जगह सेनेट भी कहते हैं। एंड द लोकसभा इज द लोअर हाउस, इज द फर्स्ट चेंबर, इज द पॉपुलर चेंबर, इज द पॉपुलर हाउस, इट्स द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इट इज द हाउस ऑफ कॉमन्स, इट इज द हाउस ऑफ पीपल्स। कोई भी अलग अलग सिनोनिम है, बेसिकली कहने का यही मतलब होता है। राज्यसभा, सेनेट, हाउस ऑफ एल्डर्स, सेकेंड चेंबर, जो ये चीजें हैं, इनका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो राज्य, जो एज ए कंट्री की जो टेरिटरीज होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी, उनके रिप्रेजेंटेटिव, और हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लोकसभा, इनको जो होता है ये बेसिकली वो जो लोगों के जनप्रतिनिधि सीधा सेलेक्ट होके जाते हैं। इसमें जो मुझे कंफ्यूज करती है चीज वो ये होती है कि राज्यसभा को कहते अपर हाउस है बट वैसे कहते हैं सेकेंड चेंबर, लोकसभा को कहते लोअर हाउस है और कहते हैं फर्स्ट चेंबर।
आई डू नॉट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। तो ये सिर्फ और सिर्फ याद करने का है। जहां तक मुझे लगता है ये प्रॉबेबली पार्लियामेंट में जो ऊपर वाली बिल्डिंग पर है वो राज्यसभा है और जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है वो लोकसभा है। However, that's just a hunch of mine, right? But in any scenario, ये बात ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट चेंबर इज लोकसभा, whereas लोअर हाउस इज ऑल्सो लोकसभा। देयर इज, ये हाउस की कोई क्राइटेरिया, ये हायरार्की नहीं है अपर लोअर की। दिस इज प्रोबेबली जस्ट हैव टू डू विद द फ्लोर प्लान ऑफ द पार्लियामेंट और समथिंग। द फॉर्मर represents the states and the union territories while the latter represents the whole of India as a whole। ठीक है, तो लोकसभा सबको रिप्रेजेंट करता है, जनप्रतिनिधि होता है, और जो राज्यसभा होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये चीजें बनाती है हमारी पार्लियामेंट। तो जिसको भी बोले पार्लियामेंट, सबसे पहले प्रेसिडेंट, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा। इजी है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ ईदर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, मेंबर नहीं होते किसी के। ही डज नॉट सिट इन द पार्लियामेंट टू अटेंड इट्स मीटिंग, ना ही वो बैठते हैं पार्लियामेंट में, बट ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जब भी बोला जाए कि व्हाट इज पार्लियामेंट, ऑलवेज रिमेंबर प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। इवन दो लॉजिकली दूर से सोचेंगे, थोड़ी सी कम इंफॉर्मेशन से सोचेंगे, सो वी माइट एक्चुअली कम टू द डिसीजन कि नो, नॉट पॉसिबल। दिस इज बिकॉज अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट्स एसेट। प्रेसिडेंट के एसेंट के बिना कोई भी लॉ नहीं बन सकता है, इसीलिए वो पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। पार्लियामेंट का काम है कानून पास करना, और प्रेसिडेंट के साइन के बिना कानून पास नहीं हो सकता। हेंस दैट मींस प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद वो कुछ कुछ और फंक्शंस भी करते हैं, समन करते हैं, प्रोरोग करते हैं, दोनों हाउसेस को डिसॉल्व करते हैं। ये सब इसी चैप्टर में समझे जाएंगे, ये शब्दों का मतलब क्या होता है। ही एड्रेसेस बोथ द हाउसेस, इश्यूज ऑर्डिनेंस व्हेन दे आर नॉट इन सेशन। ये सेम टू सेम आने वाले लेक्चर्स में इन्हीं चीजों को डिस्कस किया जाएगा। ये समन का मतलब क्या होता है, प्रोरोग का मतलब क्या होता है, डिसॉल्व का मतलब क्या होता है, एड्रेस करने का मतलब व्हाट डज द पर्पस इट सर्व, ऑर्डिनेंस कैसे इशू करते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस बात पे एम्फेसिस करती है कि इंटरडिपेंडेंस बनी रहे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स में। हेंस वी हैव प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट लाइक द क्राउन इन पार्लियामेंट। ये सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से संबंधित जो कंपैरिजन है बस उसी को डिस्कस करता है। यूनाइटेड किंगडम में ऐसा माना जाता है कि जो रानी है, जो क्वीन है, जो किंग है, मोनार्क जो है, वो पार्लियामेंट में ही होता है, राइट। दैट इज, उससे ही निकला हुआ है पार्लियामेंट, दैट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। वेयरएज इन यूएसए वी हैव सीन कि द पार्लियामेंट, वहां पर पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, कांग्रेस। ठीक है, द प्रेसिडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द कांग्रेस। प्रेसिडेंट बिल्कुल भी पार्ट नहीं होता है, कंप्लीटली वाटर टाइट सेपरेशन में होता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में सेपरेशन ऑन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। हेंस अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इंडियन प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। चलिए अब हम बात करते हैं, एक एक हाउस को लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जो कि बेसिक इंफॉर्मेशन है बट इट विल बी मोर क्लैरिफाई हो जाएगी ताकि प्रीलिम्स में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ द हाउसेज सबसे पहले करेंगे। राज्यसभा में कितने लोग होते हैं और कितने होने चाहिए, क्या सिस्टम है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम फिक्स्ड है, 250 से ज्यादा राज्यसभा में अभी इस समय एट द प्रेजेंट मोमेंट मेंबर्स नहीं हो सकते। ठीक है, अभी नहीं हो सकते हैं, जिसमें से 238 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और 12 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट होंगे। याद रखिए 250 हैं मैक्सिमम, उसमें लिखा हुआ है कि 12 नॉमिनेट होंगे और जो बाकी 238 होंगे वो इलेक्ट किए जाएंगे इनडायरेक्टली। आप इलेक्ट नहीं करते राज्यसभा के मेंबर को। राज्यसभा के मेंबर को कौन करता है, जो विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, एमएलए जो होते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। आप एमएलए को इलेक्ट करते हो विधानसभा में, यानी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, आप उनको इलेक्ट करते हैं। वो लोग मिलकर फिर राज्यसभा में मेंबर्स को भेजते हैं। पूरा प्रोसेस समझते हैं। 250 मैक्सिमम है, लेकिन अभी हमने जो प्रेजेंट करके रखी हुई है वो है 245। 245 मेंबर्स हमारे देश में राज्यसभा में होते हैं। ठीक है, 12 नॉमिनेटेड हैं और 233 अलग अलग राज्यों से और अलग अलग यूनियन टेरिटरीज से सेलेक्ट होकर आते हैं। 229 मेंबर्स स्टेट्स के हैं, 4 यूनियन टेरिटरीज में से आते हैं, एंड द 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। सरल बात है, प्रेसिडेंट अगर नॉमिनेट कर रहे हैं तो बेसिकली इसका मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस पर ही करते हैं। ठीक है, चलिए सरल वाली बात। 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एलोकेशन ऑफ द राज्यसभा टू स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। अब ये बात कीजिए कि किस राज्य से कितने
एमपी, कितने एमपी राज्यसभा में जाते हैं, ये जो डिसीजन है ये हमने 4th शेड्यूल में लिखा हुआ है। हर एक राज्य पे अलग अलग प्रकार से लिखा हुआ है। अब अगेन इसको समझने के लिए इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यूएस के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है। यूएस में ना टोटल 50 स्टेट्स है, टोटल 50 स्टेट्स है, और वहां की राज्यसभा को कहा जाता है सेनेट, ठीक है। वहां पर यह लॉ है कि स्टेट कितनी ही बड़ी हो, कितनी ही छोटी हो, कितनी ही पॉपुलेशन हो स्टेट की, हर स्टेट से 2 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, 2। तो वहां पर जो राज्यसभा की जो लिमिट है हर स्टेट की फिक्स्ड है, तो उनके सेनेट यानी उनके राज्यसभा में 100 मेंबर है, 100 मेंबर्स हैं, और हर एक स्टेट से 2 आते हैं, ठीक है। हमारे यहां पर इस प्रकार से नहीं किया गया, हमारे यहां पर थोड़ा पॉपुलेशन के हिसाब से किया गया है। जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा होती है वहां से राज्यसभा के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दी गई है हमको, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब सोच के देखिए कि सिक्किम हो गया, अब सिक्किम की जो पॉपुलेशन है 10-15 लाख इस प्रकार से है, काफी कम है। वहीं पे उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो 20-22 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। तो ऐसे में इन दोनों स्टेट्स को अगर सिक्किम भी 2 एमपी भेज देगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश भी बेसिकली 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में भेज देगा, तो थोड़ा सा बड़ा मिसमैच रहेगा, राइट। सो इस चीज को ना हटा के हमने किया है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये कि स्टेट्स की जो पॉपुलेशन होती है उसकी प्रोपोर्शन में लोगों को भेजा जाता है, और वो प्रोपोर्शन सेंसस के बेसिस पर निकाली जाती है। हम हर 10 साल के बाद सेंसस करते हैं तो हमें पता रहता है कि किसकी कितनी पॉपुलेशन है, और उसी प्रोपोर्शन में। तो अब आप एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूं, सबसे पहले आगे जाने से पहले ये देखिए, ये हमारी राज्यसभा की, इफ इट इज नॉट विजिबल मैं बोल के बता देता हूं। ये आंध्र प्रदेश से 11 लोग राज्यसभा में जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश से 1, बिहार से 16, गोवा से 1। जो छोटी स्टेट है, कम स्टेट के साइज, स्टेट की पॉपुलेशन के साइज के प्रोपोर्शन में आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। हरियाणा से 5, केरला से 9। अच्छा, उत्तर प्रदेश जो बड़ी स्टेट है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों को राज्यसभा भेजती है, 31 लोगों को, ठीक है। वेस्ट बंगाल से 16 जाते हैं, विच इज अगेन अ बिग स्टेट। मध्य प्रदेश से 11, महाराष्ट्र भी बड़ा होगा, महाराष्ट्र से 19। तो जो भी जितनी बड़ी स्टेट है उसी हिसाब से प्रोपोर्शन में लोगों को भेजा जाता है। यहां पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरी, क्योंकि जो राज्यसभा के मेंबर है वो स्टेट लेजिस्लेचर ही सिलेक्ट करता है। स्टेट लेजिस्लेचर सिलेक्ट करता है तो यहां पर पुडुचेरी से 1 जाता है, दिल्ली से 3 जाते हैं, और जम्मू एंड कश्मीर से 4 जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली अभी बनी नहीं है, परंतु जैसे ही बनेगी तो उसके बाद वो राज्यसभा में 4 मेंबर को भेजा करेगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 12 लोग नॉमिनेटेड हैं। दीज आर ऑल पीपल: सोनल मानसिंह, राकेश सिन्हा, राम शकल, संभाजी राजे, रूपा गांगुली, सुरेश गोपी, सुब्रमण्यम स्वामी, स्वपन दास गुप्ता, रंजन गोगोई, महेश जेठमलानी, नरेंद्र जाधव और मैरी कॉम। ये 12 लोग हैं नॉमिनेट किए हैं, जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। याद कीजिए, आते हैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट: representative of राज्य सभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए वाले जो इलेक्शन होते हैं उसमें आप वोट करते हो, वो एमएलए लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। ऑल दोज एमएलएज देन सेंट। अब आप हरियाणा में सपोज कीजिए एमएलए के इलेक्शन हो गए, हरियाणा में मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है, हरियाणा में मुख्यमंत्री बन गए, और उसके बाद जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में हरियाणा की में 90 मेंबर है, 90, ठीक है। तो दीज 90 पीपल विल इलेक्ट दोज 5 पीपल, क्योंकि हरियाणा, अभी हमने चेक किया कि हरियाणा में राज्यसभा से 5 मेंबर्स को भेजा जाता है, ठीक है। तो हरियाणा में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है राज्यसभा को? 5 पीपल, एंड दोज 5 पीपल विल बी इलेक्टेड बाय These 90 people, ये जो 90 एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इलेक्शन इज हेल्ड इन द अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये वही प्रेसिडेंट का जैसे इलेक्शन होता है, आपको लिस्ट मिलती है जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है, उसके बाद जितने भी एमएलए हैं वो अपनी सारी प्रेफरेंस बता देते हैं कि फर्स्ट नंबर पे मुझे ये आदमी चाहिए, अगर ये आदमी सिलेक्ट नहीं होता तो सेकंड नंबर पे मैं इसको सपोर्ट करता हूं, ये नहीं है तो तीसरे नंबर पे मैं इसको सपोर्ट करता हूं। ये सब वोटिंग होने पे जिसकी वोट सबसे कम होती है उसकी सारी की सारी वोट ट्रांसफर हो जाती है सेकंड वाले को, राइट। तो कोई ऐसा आदमी होगा जिसको सिर्फ 10 वोट मिली थी फर्स्ट प्रेफरेंस पे, सबसे कम हो गई, तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस वाली वोट सारी की सारी सेकंड पे चली जाएंगी। फिर देखेंगे कि इन लोगों ने, जिन्होंने फर्स्ट पे सबसे लोअर वाले को चूज किया है, इन लोगों ने सेकंड पे क्या चूज किया है, एंड लाइक दैट। यही प्रोसेस होता है राज्यसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको सेलेक्ट करने का। द सीट्स आर अलोकेटेड टू स्टेट्स इन राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, हेंस। तो हमारे यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, एज इन द प्रोपोर्शन इज दैट। उत्तर प्रदेश में 31 हैं, त्रिपुरा का खाली एक ही एक है। यूएसए में भी हैव अंडरस्टूड 50 स्टेट और राज्यसभा में 100 मेंबर, हर स्टेट से 2, चाहे स्टेट बड़ी हो चाहे छोटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है, सरल बात है। साथ ही साथ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस। यहां देखिए ट्रिक इंपॉर्टेंट वाली, दिस इलेक्शन इज ऑल्सो हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो यूनियन टेरिटरी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा में जो जाते हैं, दे आर नॉट सेलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरी। उनके लिए देयर इज ए स्पेसिफिकली डिफरेंट इलेक्टोरल कॉलेज स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर दिस पर्पस। राइट, ये बात ध्यान रखिएगा कि स्टेट में तो नॉर्मल जो एमएलए के इलेक्शंस हैं वो जो जीते हैं वही बेसिकली वोट करेंगे राज्यसभा के इलेक्शंस, राज्यसभा के लिए। लेकिन यूनियन टेरिटरी में स्पेशली एक दूसरा इलेक्टोरल कॉलेज होता है कि कौन लोग वोट कर पाएंगे, वो वाली बात। विल कम टू दैट कि क्या होता है, बट ये बात प्रीलिम्स के नजर से ध्यान से रखिएगा। 9 यूनियन टेरिटरीज में से सिर्फ दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। बाकी जो छह बाकी जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी बेसिकली काफी पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है, तो और हम पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन में देख रहे हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स 12 मेंबर्स हैं राज्यसभा के, फ्रॉम पीपल हु हैव स्पेशल नॉलेज इन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस, किसी भी प्रकार से, बस ये वाली बात है। अगेन अगर हम पैरेलली देखें, अमेरिका के सेनेट में 50 स्टेट हैं, 2 और 100 मेंबर हैं, तो नो नॉमिनेटेड, हमारे यहाँ पे नॉमिनेटेड है। ये रिलेटिवली चीज को अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना जरूरी है। प्रीलिम्स में यूजुअली इस प्रकार से नहीं पूछा जाएगा कि अमेरिका के सेनेट में कितने नॉमिनेटेड है, हमारे वाले पे फोकस किया जाएगा। और यहां पर ये 12 के 12 नॉमिनेटेड हैं, जो कि सबसे लेटेस्ट अभी स्वपन दास गुप्ता है, ठीक है, अभी अभी नॉमिनेट किया गया है। पार्टी एफिलिएशन भारतीय, देखिए आर्ट से आ सकता है, लिटरेचर, सोशल वर्क, आर्ट, इकोनॉमिक्स, जर्नलिज्म, इकोनॉमिक्स एंड स्पोर्ट। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है राज्यसभा के वो कौन कौन से फील्ड से हो सकते हैं। इट इज नॉट लाइक कि वो हर फील्ड से हो सकते हैं। आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल साइंस, ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये 4 चीज। स्पोर्ट्स इनमें से किस में आता है, ये बात आपको सोचना है कि वो सोशल सर्विस में आता है या किसी प्रकार की आर्ट में आता है, या जस्टिफाई कैसे किया था, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जी भी बेसिकली राज्यसभा के मेंबर थे। मैरी कॉम जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन, वो भी राज्यसभा के मेंबर है। जर्नलिज्म अगर हम कहें तो लिटरेचर में आ जाता होगा, और बाकी आर्ट, सोनल मानसिंह आर्ट से हैं, रूपा गांगुली, सुरेश गोपी, ये सब आर्ट से रिलेटेड है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। यहां पर देख लीजिए, इसको भी समझने की कोशिश करते रहें कि हमारी जो राज्यसभा में जितने मेंबर हैं, कितने हो गए ये टोटल, 233 प्लस 12 is equal to 245 members of Rajya Sabha, and then we come to the लोकसभा। लोकसभा भी उसी प्रकार से, टोटल जो स्ट्रेंथ है वो है 552। जब हमने स्टार्ट किया था पार्लियामेंट 1950 में तो 500 थी, फिर वो उसको बढ़ाया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, अब है 552। लेकिन जो अभी सैंक्शनड स्ट्रेंथ है वो है 545। इस समय हम टोटल 545 होते हैं। 2020 हम एज इनके हमारे लोकसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 2020 में 2 और हटा दिए गए और अब सिर्फ 543 होते हैं। देखिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो कि लोकसभा की आज लीगली पॉसिबल है वो है 552, ठीक है। इसमें से 530 स्टेट्स में से सिलेक्ट होते हैं और 20 जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज में सिलेक्ट होते हैं। 2 मेंबर दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो ये जो 2 मेंबर वाला है ये हटा दिया गया, वी हैव रिमूव्ड इट, ठीक है। ये 552 में से जो ये 2 मेंबर नॉमिनेट करने वाले थे, ये 2020 में एक अमेंडमेंट कर हटा दिया गया कि अब एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करने की आवश्यकता नहीं है। बचे 550। अब 550 में से 530 राज्य सरकारों में जो लोकसभा की राज्य जो होते हैं, मतलब जो स्टेट्स जो हैं, उसमें जब लोकसभा के इलेक्शंस होंगे उनसे सेलेक्ट होंगे, और जो बाकी 20 हुए वो बेसिकली यूनियन टेरिटरी से सिलेक्ट होंगे, ठीक है, यूनियन टेरिटरी से। लेकिन अभी सैंक्शनड जो स्ट्रेंथ है इस समय 545 है। जो जब इलेक्शंस होते हैं तो टोटल इलेक्शंस होते हैं 543 जगहों पर, ठीक है। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर इलेक्शंस होते हैं, 543। इसमें से 13 मेंबर्स यूनियन टेरिटरी के हैं और 530 स्टेट्स के हैं। एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट होते थे, अब इनको हटा दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब मैं भी आपको बताता हूं कैसे चलता है, एक बार देख लीजिए। पहले ही हमारे देश अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा गया है, ठीक है। जब वोट होती है तो जैसे एक ये कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, इसमें बांटा गया। इस प्रकार से ये जो टोटल है ना 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। जब ऐसा कहा जाता है कि लोकसभा इलेक्शंस हैं तो एक
कुछ कैंडिडेट होंगे जो कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ेंगे, कुछ कैंडिडेट होंगे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ेंगे, कुछ कैंडिडेट होंगे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ेंगे। जब वो कैंपेन करते हैं तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ेंगे। क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी का कॉन्सेप्ट, ये बताता हूं। Representative of the states in Lok Sabha are directly elected by the people from the territorial constituencies in the states. The election is based on the principle of universal adult franchise, यानी 18 साल से ऊपर का जो भी आदमी होगा वो वोट कर सकेगा। Every Indian citizen who is above 18 years of age, हर एक इंडियन सिटीजन जो कि 18 साल से ऊपर का है वो वोट कर सकता है। यही बेसिक क्राइटेरिया है, देयर इज नथिंग मच एंड हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ। मतलब कि हमने स्पेसिफिकली लॉ डिफाइन किए हुए कि कौन वोट नहीं कर सकता है। दूसरा, वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 इन द 61st अमेंडमेंट इन 1988, यानी कि जब आपके माता पिता पैदा हुए थे हम सबके, उस समय जब व्हेन दे वर बोर्न, उस समय जो वोटिंग एज थी वो 21 साल की थी, यानी दे मस्ट हैव बीन एलिजिबल टू वोट व्हेन दे गॉट अबाउट 21। लेकिन व्हेन मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ अस व्हेन वी वर बोर्न वी ऑलरेडी न्यू कि विल बी एबल टू वोट व्हेन वी वर 18, राइट। ये दोनों, ये फर्क है हमारे माता पिता की और हमारी जनरेशन में। हम 3 साल पहले ही मैच्योर हो गए थे उनसे, एंड दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू इट येट। द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18, ठीक है। तो 1988 से पहले 21 साल वाला बच्चा ही वोट कर सकता था। अब 1988 के बाद 18 साल होते ही आप बेसिकली वोट कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। इस अमेंडमेंट को भी याद कर लीजिए कि ये 61st अमेंडमेंट 1988 में की गई थी। चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा। ठीक है, कैसे कैसे होगा। पार्लियामेंट ने बेसिकली एक एक्ट बनाया यूनियन टेरिटरीज का, जिसमें उन्होंने विच मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज आर आल्सो चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन। तो पार्लियामेंट उसमें पार्लियामेंट यूनियन टेरिटरी में कितने लोग इलेक्ट होकर आएंगे लोकसभा में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया था। वो प्रोसेस भी डिफाइन नहीं किया गया था यूनियन टेरिटरीज के लिए, सिर्फ स्टेट्स के लिए डिफाइंड था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लोग जो यूनियन टेरिटरीज के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे इनके लिए बोला कि आप अलग से लॉ बना लीजिएगा। अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट। ये बात इंटरेस्टिंग वाली बात है, ये सोच के रखिएगा कि जो स्टेट्स हैं, उनके जो स्टेट्स हैं, दैट इंफॉर्मेशन, जो स्टेट्स की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं लोकसभा में, वो इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी हुई है। वेयर एज यूनियन टेरिटरीज के जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर जाते हैं लोकसभा के अंदर, उसकी इंफॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, इंस्टेड एक सेपरेट लॉ में दी गई है जिसका नाम है यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल। अब सवाल यह है कि होता कैसे, इसका सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट इलेक्शंस होल्ड करने के लिए लोकसभा ने हमारे सारे के सारे देश को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया हुआ है। सो ऑल दी, जैसे राज्यसभा की हर स्टेट की सीट्स लिमिटेड हैं पर्टिकुलर, उसी प्रकार से हमने वहां पर भी जो लोकसभा है वहां पर भी सेम प्रपोर्शन का खेल है। पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग लोकसभा की सीट्स डिवाइडेड है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें हरियाणा की, तो हरियाणा में 5 राज्यसभा की सीटें हैं, तो लोकसभा की सीटें हैं 10। ये आप लॉजिकली सोचिए, हम पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सीटें दे रहे हैं राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। राज्यसभा में 250 के करीब हैं और लोकसभा में 550 के करीब सीटें हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये डबल का रिलेशन होगा। जो जितनी एक स्टेट से राज्यसभा की सीटें हैं, ऑलमोस्ट डबल उसकी लोकसभा में होंगी, क्योंकि लॉजिकली वही बन रहा है। यहाँ पे 550 है, पॉपुलेशन के हिसाब से 550 सीटें देनी है, यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से 250 सीटें देनी है। तो मोर और लेस जो लॉजिक निकलेगा डबल सीटों का ही होगा। एग्जैक्ट साइंस नहीं है ये, थोड़ा बहुत इधर उधर हल्का फुल्का होता रहता है, हम देखेंगे, बट इन जनरल आप ये देख लीजिएगा। तो अगर किसी को याद ना हो, कभी लॉजिक लगाना हो, तो बात ध्यान रखिए कि किसी भी स्टेट से जब जितनी राज्यसभा की सीटें हैं उसकी डबल लोकसभा के करीब होती हैं। किसी की लोकसभा की पता है तो उसकी अप्रोक्सीमेटली हाफ राज्यसभा की सीटें होती हैं। ईच स्टेट इज अलॉटेड अ नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा इन सच ए मेंबर दैट द रेशियो बिटवीन द नंबर एंड इट्स पॉपुलेशन इज सेम फॉर ऑल द स्टेट्स, राइट। तो किसी की 20 करोड़ पॉपुलेशन है तो वहां पर हमें देनी है लेट्स से कि हाइपोथेटिकली 100 सीटें, और किसी की 2 करोड़ पॉपुलेशन है तो फिर हम 10 दे देंगे। सेम प्रोपोर्शन हमें सेम रखना है कि पॉपुलेशन और लोकसभा की सीटें सेम रहे। इट्स अबाउट द पीपल, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है तो एक रिप्रेजेंटेटिव एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है और वो उसको हम कॉमन करने की कोशिश करते हैं। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन सच ए मैनर दैट द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी and the number of seats allotted to it are same throughout the state।
अच्छा, उसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। यहाँ पे हमने एक स्टेट ले ली, राजस्थान की स्टेट लेते हैं हम। तो राजस्थान में हम पहले चेक करेंगे कि कितनी, राजस्थान में जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं 25 है, यानी 25 लोग राज्यसभा में इलेक्ट होकर जाते हैं राजस्थान से, ठीक है। अब हम राजस्थान के बाद में देखें तो राजस्थान अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिसाइडेड है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी भी पॉपुलेशन के बेस पर है, तभी इनके साइज अलग अलग है। देखिए यहां पर देखें तो एक बड़ी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, राइट, और यहां पर देखें तो एक छोटी, इतनी सी इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज ऐसा है। अगेन दिस इज ऑल्सो डन इन दी प्रोपोर्शनल ऑफ द पॉपुलेशन। तो जितनी ज्यादा डेंस पॉपुलेशन होगी उतनी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, जितनी ज्यादा खुली हुई पॉपुलेशन सेटल्ड है उतनी ही ज्यादा साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल हो जाता है। एक इन जनरल ये आइडिया रहता है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन सेम रहे। एग्जैक्टली करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो ऐसा नहीं है कि इसको बहुत हार्डकोर वाला बात है। इट्स जस्ट है अजम्पशन कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 लाख लोग होने चाहिए। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। चलिए, इन ब्रीफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी इंश्योर देयर इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ टू एस्पेक्ट। पहले बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। तो जितनी स्टेट्स की पॉपुलेशन है उसी के प्रोपोर्शन में हम सीटें बांट देंगे। हमें टोटल सीटें देनी है 543, हमारी टोटल पॉपुलेशन है 125 करोड़। इस प्रकार से सीटें बांट देंगे कि एक बंदा ऑन एन एवरेज इक्वल नंबर को रिप्रेजेंट करे। दूसरा, बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द सेम स्टेट, ठीक है। जो ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाते वक्त, अब हरियाणा में 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं लोकसभा की, तो जब उनको बनाया जाता है तो इस प्रकार से बनाया जाता है कि 10 की 10 में इक्वल पॉपुलेशन निकले अप्रोक्सीमेटली। अगेन इट्स नॉट अ साइंस, इट्स जरूरी नहीं है। सो द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन एज असर्टेन्ड एट द प्रीसीडिंग सेंसस। चलिए ये वाली बात है, समझ गए होगे अब इस समय कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है। ये देखिए यहां पर हम देख रहे हैं इस समय हमारे सामने लोकसभा के बारे में, ठीक है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं यहां पर देखिए। राज्यसभा की, ये राज्यसभा वाला है एंड दिस इज रिलेटेड टू दी लोकसभा, ठीक है। अगर नहीं दिख पाएगा तो मैं बताता हूं। देखिए अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा में 2 सीटें हैं, अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा में 1 है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं। केरला में 20 सीटें हैं लोकसभा की, केरला में राज्यसभा की 9 सीटें हैं। अप्रॉक्सीमेटली 50% पर चल रहा है, क्योंकि 250 और 550 में ऑलमोस्ट 50% का रिलेशन है, ठीक है। महाराष्ट्र में देखें, महाराष्ट्र में 48 लोग लोकसभा से जाते हैं एंड महाराष्ट्र में यहाँ पर, हाँ यहाँ पे एकदम काफ़ी कम है, ऐसा नहीं है कि 24 लोग हैं, 19 लोग राज्यसभा से जाते हैं। यूपी में अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की एंड उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम सीटें 31। यहीं पर सिर्फ बड़ी बड़ी स्टेट्स में ही ये 50% का लॉ टूट जाता है। बट इफ यू थिंक अबाउट कि उत्तर प्रदेश क्यों इतना महत्वपूर्ण राज्य होता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, रीजन बीइंग कि लोकसभा में जो भी उत्तर प्रदेश जीत जाएगा वहां से 80 सीटें होती हैं। 80 सीटें लोकसभा के अंदर सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से जाती हैं। 272 लानी है जीतने के लिए, जिसमें से 80 सिर्फ एक ही स्टेट में है। तो ये वो वाला सब्जेक्ट है जिसके बेसिस पर पूरा का पूरा पेपर क्लियर किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश, एज फार एज द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज कंसर्न्ड, अगर सिर्फ और सिर्फ सारी एनर्जी उत्तर प्रदेश पर लगा दी जाए तो वो पार्टी पूरा का पूरा पेपर क्लियर कर जाती है। उसी प्रकार से राज्यसभा, यही 80 सीटें, दीज 80 सीट्स ऑल्सो डिफाइन द 31 सीट्स ऑफ द राज्यसभा। भाई ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट राज्य है, मतलब कि एक बार 80 सीटें जीत लो तो वो 31 भी फिर उसी पार्टी की मिलेंगी, राइट, क्योंकि यही लोग हैं बाकी जो कि बाकी राज्यसभा में सेलेक्ट करेंगे, तो जिस पार्टी के होंगे उसी पार्टी के वो सेलेक्ट करते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश बेसिकली पूरे के पूरे पार्लियामेंट में बहुत ही अनप्रेसिडेंटली एकदम इंक्लिन, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लेके बैठा हुआ है। इसके अलावा महाराष्ट्र भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य है। महाराष्ट्र में भी 48 यहाँ पे हैं, 19 वहाँ पे, तो जो महाराष्ट्र जीतता है उसकी भी काफ़ी मदद हो जाती है। बियॉन्ड दैट वेस्ट बंगाल, ये तीनों राज्य, वेस्ट बंगाल में लोकसभा में 42 है एंड इफ यू थिंक अबाउट हियर वेयर इज वेस्ट बंगाल 16, सो दिस इज ऑल्सो बिग, राइट। ये बड़ी बड़ी स्टेट्स है, तभी इनके ऊपर जब पॉलिटिकली जब कुछ बातें होती हैं तो बहुत ज़्यादा शोर मचता है न्यूज़ में बेसिक में। ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस प्रकार से हैं, अगर इसमें देखोगे तो टोटल 543 ये खाने निकलेंगे हमारे, ठीक है। 543 अलग अलग इलेक्शंस होते हैं, सब में एक में इलेक्शंस होते हैं। इनको एक एग्जाम्पल के तौर पे आप छोटे देख लीजिए हरियाणा की नज़र से। देखिए हरियाणा को टोटल 10 लोकसभा की सीटें हैं, 5 राज्यसभा की सीटें हैं। राज्यसभा की सीटों के तो इलेक्शंस होने नहीं है, राइट, डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते हैं, सिर्फ लोकसभा के डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, तो वो इन 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी में होते हैं। तो भाई आप अगर देखेंगे तो आप वहाँ से जो भी हरियाणा से इस समय अपनी किसी स्टेट का मैप लगा के देख लीजिए, तो वो इमीडिएटली बता सकते हैं कि आप जहां पर भी रह रहे हैं आपके वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है। अच्छा, ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जब एमएलए के इलेक्शंस होंगे तो ये और ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों? देखिए 10 एमपी हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
ठीक है, 10 MP हैं हरियाणा से, लेकिन जब MLA के इलेक्शन यानी CM के इलेक्शंस जब होते हैं तो ये 90 होते हैं। ठीक है, तो यही कॉन्स्टिट्यूएंसी उस समय और पार्ट्स में बढ़ जाएंगी, तब ये और पार्ट्स में बढ़ जाएंगी इस प्रकार से, और भी ज्यादा पार्ट्स में। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि किस प्रकार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा के लिए किसी को कॉन्स्टिट्यूएंसी बांटने की जरूरत नहीं होती। यही जो 90 लोग हैं, यही बेसिकली उसके बाद राज्यसभा के MPs को भी चुन लेते हैं। सीम्स लाइक अ प्लान। अच्छा, अब ये समस्या क्या है, ये वाली बात को ध्यान रखिए कि ये जो नंबर ऑफ सीट्स हैं अलोकेट कैसे कर रखी हैं, राइट, कि भाई एक में 543, एक में हरियाणा में 10 हैं, यूपी में 31 हैं, यूपी में 80 हैं, जो भी सिस्टम होता है, ये रीएडजस्ट करनी होती है आफ्टर ईच सेंसस। हर सेंसस के बाद पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन हमें मेंटेन करनी है, तो हर सेंसस के बाद इसको रीएडजस्ट करना होता है। समझिए इस बात को ध्यान से। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा टू द स्टेट्स, ठीक है, डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। भाई किसी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई है, किसी में कम हो गई है, तो उसका हमें जो एरिया होता है उसको बदलना होता है धीरे धीरे। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू डिटरमिन द अथॉरिटी एंड मैनर इन विच इट इज मेड। Accordingly, the Parliament has enacted the Delimitation Commission Act, जिसमें डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन, इस बात को शब्द को ध्यान रखिए, कंफ्यूजिंग होगा। डिलिमिटेशन कमीशन इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो कि एक्ट बनाया है 1952, 62, 72, 2002 में। ये क्या काम करता है, ये बेसिकली इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज के और जो लोकसभा में कितनी सीटें होनी चाहिए, राज्यसभा में किसकी कितनी, किस राज्य को कितनी सीटें मिलनी चाहिए, ये वो डिसाइड करता है। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ये जो 543 है इसने किसने की हुई थी, हमें क्यों पहुंचे इस 543 के पर्पस पर, क्यों हरियाणा को 10 मिला हुआ है, क्यों यूपी को 1 नंबर मिला हुआ है, क्यों उत्तर प्रदेश को कुछ, महाराष्ट्र के पास, वेस्ट बंगाल के पास, जो ये लोकसभा और राज्यसभा की सीटें किसने दी हैं, ये डिलिमिटेशन कमीशन ने। किसके बेसिस पे, सेंसस की जो पॉपुलेशन का जो डेटा होता है उसके बेसिस पर ये मिलता है। अब सुनिए, 42nd Amendment of 1976 froze the allocation of the seats in the Lok Sabha to the states and the division of each state into territorial constituency till the year 2000 at the 1971 level। क्या हुआ है भाई, 1971 में सेंसस हुआ, ठीक है, उसके बाद जो 42nd अमेंडमेंट है, अब ये हर अमेंडमेंट, हर सेंसस के बाद जो लोकसभा की सीटें हैं और जो राज्यसभा की सीटें हैं और जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इनको बदलना है। कौन बदलता है, डिलिमिटेशन कमीशन। 1971 के सेंसस के बाद 1976 में 42वें अमेंडमेंट के द्वारा जो पोजीशन थी, जो ये 543 जो ये पोजीशन है, ये जो सिचुएशन थी, इसको फ्रीज कर दिया गया। ये 1976 से ऐसी ही है। क्यों, 1976 में बेसिकली क्या कहते हैं, फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ कोशिश की जा रही थी, एनकरेजिंग पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स। ठीक है, अब जो स्टेट पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स में सक्सेसफुल हो जाए उसकी तो सीटें कम हो जाती, और जो पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स में सक्सेसफुल नहीं होती उसकी लोकसभा और राज्यसभा में सीटें बढ़ जाती, राइट। तो ये तो बड़ा डिसबैलेंस हो जाता, तो फिर कोई भी पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स लेने के लिए तैयार नहीं रहता। तब 1976 में उसको फ्रीज कर दिया गया, ये कह के कि ये जैसे अभी भी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोकसभा और राज्यसभा सीटें हैं, ये टिल द ईयर 2000 वही रहेगी जो कि 1971 के सेंसस पे था। अच्छा, जैसे 2000 पे आए उसको 25 साल के लिए और बढ़ा लिया, अब 2026 के लिए बढ़ा दिया है बाय द 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 विद द सेम, वही पॉपुलेशन को लिमिट करने का इरादे से। तो ये जो हमारी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये 1971 में बनाई गई थी, 1971 के बाद बनाई गई थी, 1971 के सेंसस पे बनाई गई है। अभी ये काफी ज्यादा डिसबैलेंस हो चुकी है ऑब्वियसली, लेकिन अब ये एक्सटेंडेड है टिल दी 2026। इसको अब बदलने का तरीका क्या है कि 2026 के बाद जब नया सेंसस होगा 2031 में, 2031 के नए सेंसस का जो डेटा होगा पॉपुलेशन का, उसके बेसिस पर तब एक डिलिमिटेशन कमीशन इन चीजों को बदलेगा, इन केस इसको हम नई अमेंडमेंट करके दोबारा से ना बढ़ा दे तो। बात समझ गए, ठीक है। ये बात ध्यान रखते हैं कि जो ये सीटें होती हैं, सेवरल सीट्स इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट असेंबलीज, अर्बन एंड रूरल लेवल आर रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, ये जो रिजर्वेशन है, ये एक जो पुराने वाला जो रिजर्वेशन होता था, जो कास्ट के बेस पे या कम्युनल बेस पे होता है, वो डिफरेंट वाला होता था। वो रिजर्वेशन कैसा है कि कास्ट या कम्युनल बेस्ड रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि जिस कम्युनिटी के लोग
सिलेक्ट होंगे और सॉरी खड़े होंगे इलेक्शंस में, उसी कम्युनिटी के लोग वोट करेंगे। तो मुस्लिम खड़ा हुआ तो सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम को वोट करेंगे, हिंदू खड़ा हुआ तो हिंदू हिंदू को वोट करेंगे। दिस इज द डिफरेंट वन। यहां पे जो इलेक्शन के लिए जो खड़े हैं उनकी रिजर्वेशन है, हावेवर वोट सबके सब मिलकर करते हैं। यानी कि एक सीट पर अगर वो एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है तो जो कैंडिडेट खड़ा हो सकते हैं, जैसे 10 कैंडिडेट खड़े हैं तो वो 10 के 10 कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स होने चाहिए, वेयर एज द वोटिंग विल बी ऑल। वहां पे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सब वोट करेंगे, बस चॉइस जितने भी कैंडिडेट्स की होगी दैट विल बी एसटी कैंडिडेट्स। ये सिस्टम ना 1950 में इंट्रोड्यूस किया था रिजर्व करके कि कुछ सीटें एससी और एसटी की प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन में बेसिकली हम रिजर्व कर देते हैं। ये इरादा था 10 साल का कि 10 साल के लिए इस रिजर्वेशन को रखेंगे 1960 तक। वो वीक और जो डिसएडवांटेजेस, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, उनको समाज में ऊपर उठाने का एक तरीका था। दे अज्यूम्ड कि इट विल बी गुड फॉर 10 ईयर्स, 10 साल में इनको कर लिया जाएगा। हावेवर इट डिड नॉट वर्क लाइक दैट। ये बिल्कुल भी इस प्रकार से वर्क नहीं किया। ये उसके बाद, क्योंकि 10 साल में कितने ही एमपी एमएलए इलेक्ट हो जाएंगे यार, और उससे कौन सा समाज बदल जाएगा 10 साल में। हेंस वो यूजुअली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इनको हर 10-10 साल में बढ़ा दिया गया है टू इंश्योर पार्टिसिपेशन। अंडर द 104th अमेंडमेंट इट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 2030 सब्जेक्ट टू एन एक्सटेंशन विद अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक एग्जांपल के तौर पे ये देखिए, ये वो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और इसके अंदर जो एससी के लिए रिजर्व है डार्कर ग्रीन में और जो एसटी के लिए रिजर्व है वो लाइटर ग्रीन में। तो यहां पर जैसे जो इलेक्शन में जो कोई लोग खड़े हुए हैं, दे आर द ओनली, वो एसटी शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग ही खड़े हो सकते हैं। दो वोट जो भी 18 साल से ऊपर का है वो वहां पर वोट करेगा। ये वाली बात। ये पॉपुलेशन में, ये उसकी पॉपुलेशन पे देखिए, अब द पॉपुलेशन फिगर ऑफ एससी इन रिलेशन टू हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 14.6% इन 1970 टू 16.2 इन 2000, और एसटी की भी पॉपुलेशन 6.9 से 8.2 बढ़ गई है। तो एट प्रेजेंट इफ यू हैव टू गिव अ क्लियर आइडिया, हमारे देश में जो एससी की पॉपुलेशन है वो 16.2% ऑफ दी होल पॉपुलेशन है, एंड एसटी की जो हो गई बाय अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, 8.2% हो गई। उसी की प्रोपोर्शन में उनको लोकसभा में सीटें मिलती हैं, सेम पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन में। यानी कि इस समय उसको बढ़ा के डिलिमिटेशन कमीशन जो 2021 का था, उन्होंने शेड्यूल कास्ट की जो सीटें हैं वो 84 हैं और शेड्यूल ट्राइब की जो है वो 47 है। शेड्यूल कास्ट की 84 और शेड्यूल ट्राइब की 47। Out of the 543, these seats are reserved for SC and ST. जो बाकी बची हुई सीट्स है उस पर भी SC और ST लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो रिजर्व हो गई है किसी के लिए। बट इन 84 प्लस 47 सीट्स के ऊपर अराउंड 131 सीट्स होगी ना, ये 131 सीट्स के ऊपर, इनके ऊपर जो होगा 47 और 84, 131 सीट्स हो गई। तो इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी वाले कैंडिडेट ही खड़े हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कहां पर किस प्रकार से सिस्टम बना हुआ है। इट स्पेसिफिकली ये यूजुअली वहीं पर किया जाता है जहां पे पॉपुलेशन जो है उसी प्रोपोर्शन में ज़्यादा हो। अगर नोटिस करोगे तो कई जगहों पर, कहीं पर आपको स्टेट में बिल्कुल ब्लैंक दिखा, जैसे महाराष्ट्र में इधर बिल्कुल भी, यहाँ पे बहुत ही कम जगह पर यहाँ पे सारी की सारी सीटें ओपन वाली हैं। सो दीज 131 सीट्स आर रिजर्व फॉर दी ये वाला सिस्टम। पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में लास्ट टाइम 2001 के जो सेंसस के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन थी एससी एसटी की, उसकी प्रोपोर्शन के हिसाब से उसी प्रकार से, क्योंकि अब ये बात आप समझ गए होंगे कि जो लोकसभा और राज्यसभा में जो सीटें देने का कॉन्सेप्ट है वो प्रोपोर्शन के बेसिस के ऊपर दिया जा रहा है। इट इज अबाउट टेक्निकली टेकन अबाउट द प्रोपोर्शन। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। अच्छा, अब देखते हैं इलेक्शन कैसे होता है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये वाली बात सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, नो डाउट्स अबाउट इट, इन द राज्यसभा। इट हैज नॉट प्रेफर्ड द सेम सिस्टम इन द केस ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, राज्यसभा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है। क्या क्या सिस्टम है आइए देखते हैं। इट हैज अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू द लोकसभा। ये बड़ी अच्छी सी बात है, जरा एक बार इसको याद करके देखिए। कौन सी? इलेक्शंस की बारे में बात करें तो जो लोकसभा है वहां पर हो रहा है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, और जो राज्यसभा है वहां पर हो रहा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट
सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है इसके अंदर दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, आइए मैं दोनों के दोनों समझाता हूं। अंडर टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन एवरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट्स अ जियोग्राफिकल एरिया नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसी, फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव इज इंक्लूडेड। तो हर एक जो एमपी होता है लोकसभा में ना, उसका एरिया पता होता है आपको कि ये कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमपी है, ये इलाहाबाद का एमपी है, ये गोरखपुर का एमपी है। इस प्रकार से आप कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, ठीक है। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, हेंस 543 मेंबर है। लेकिन हेंच सच ए कॉन्स्टिट्यूएंसी इज नोन एज सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। इन दिस सिस्टम ए कैंडिडेट हु सिक्योर्स मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर इलेक्टेड। तो लोकसभा के इलेक्शन है जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ वोट्स हैं, चाहे वो कितनी भी कम हो, चाहे वो कितनी भी ज्यादा हो, इट इज इररेलेवेंट। मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, नॉट द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल। में टोटल मेजॉरिटी नहीं चाहिए। टोटल मेजॉरिटी का मतलब है कि 50% से एक ऊपर चाहिए, नहीं 50% से एक ऊपर नहीं, जितने भी लोग खड़े हुए थे उनमें सबसे ज्यादा वोट किसकी आई है, वो आदमी जीत जाएगा उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को। सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन डज नॉट रिप्रेजेंट द होल इलेक्टोरेट। कहने का मतलब है कि 100 लोगों ने वोट की है और उसमें से बेसिकली कोई ऐसा आदमी जीत गया जिसको सिर्फ 25 वोट मिली थी, तो टेक्निकली तो वो उन 25 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी 75 तो उसके अगेंस्ट है टेक्निकली अगर देखा जाए तो, क्योंकि उनको वोट किया, वो तो किसी और को वोट करना चाहते थे। तो ऐसी सिचुएशन में यूजुअली जो सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम होता है वो होल इलेक्टोरेट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। मॉरली उनको जब इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर डेमोक्रेसी के तहत काम उनको सबके लिए करना पड़ता है, चाहे उनको वोट कोई दे या ना दे। इन अदर वर्ड, इट डज नॉट सिक्योर ड्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्मॉल ग्रुप्स। ये वाली बात है भाई, किसी एक हाइपोथेटिकल हम कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं जहां पे 100 मेंबर है, ठीक है। अब 100 मेंबर्स में से एक जगह पर 80 एक पर्टिकुलर सेक्शन है, 20 एक पर्टिकुलर सेक्शन है। अब सिंपल अगर उसके नाम पर मेजॉरिटी के बेसिस पर चलेंगे तो कोई ऐसा ऑप्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता कि ये 20 कभी मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन कभी रिप्रेजेंटेशन ले पाए। जितने भी लोग इलेक्शन में खड़े होंगे, और यूजुअली जो सेक्शन ऑफ कम्युनिटी है वो अपनी सेक्शन ऑफ कम्युनिटी के कैंडिडेट को वोट करता है। ये एक ट्रू बात है, इस बात को हटाया नहीं जा सकता है कि जो सेक्शन ऑफ कम्युनिटी है वो उसी कम्युनिटी को वोट करते हैं। तो इस तरीके से जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो यूजुअली, तो माइनॉरिटी वालों स्मॉल जो छोटे ग्रुप्स होते हैं, सोच के देखिए 2080 का छोड़िए, कहीं एक ऐसा आप एक ऐसे कोई शहर का सोचे जहां पे 10 लाख लोगों का जो है इलेक्टोरेट है, उसमें से एक ग्रुप है जो कि सिर्फ और सिर्फ 10,000 लोगों का है, हाइपोथेटिकली 10,000 लोगों का, तो वो 10,000 लोगों की कभी रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकती। 10,000 के 5,000 लोग और जो स्मॉल ग्रुप है उनकी रिप्रेजेंटेशन कभी भी नहीं हो सकती। इस प्रकार से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को इसी डिफेक्ट ऑफ जो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन की जो ये प्रॉब्लम है इसको दूर करने के लिए बनाया जाता है। अंडर दिस सिस्टम ऑल सेक्शन ऑफ पीपल गेट रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू देयर नंबर, इवन द स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन गेट इट्स ड्यू शेयर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या सिस्टम है, ये कई जगहों पर कई यूरोपियन कंट्रीज में फॉलो किया जाता है। व्हाट दे डू इज दैट कि पहले वो डेटा ले लेंगे भाई कि पॉपुलेशन में कौन कितने प्रोपोर्शन का है। तो लेट्स से कि हमारे यहाँ पे ओबीसी 52% है, एससी हमारे यहाँ पे 16% है, एसटी हमारे यहाँ पे 8% है, और बाकी लेट्स से कि जनरल कैंडिडेट हो गया, ठीक है, लेट्स से 30%। पूरा 100 नहीं हुआ बट हाइपोथेटिकली, और उसके बाद और अदर्स भी लगा दीजिए, ठीक है, चलिए अदर्स हो गया, ठीक है, जो भी बच गया वो अदर्स में आ गया, ठीक है। अब कई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या किया जाता है कि सबके सब इलेक्शन लड़ते हैं और सेम प्रोपोर्शन में उनके कैंडिडेट्स लोकसभा में जाएंगे। तो जो ओबीसी के कैंडिडेट होंगे वो 52% लोग लोकसभा में होंगे, जो एसटी के होंगे 16% होंगे। तो द नंबर ऑफ सीट्स आर डिसाइडेड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। द सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ऑल सेक्शन ऑफ पीपल गेट रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू देयर नंबर। तो किसी के अगर 10-15 हजार लोगों की भी कम्युनिटी है ना, तो भी इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि एक तो इनका जाएगा ही उनकी प्रोपोर्शन में, क्योंकि उनकी प्रोपोर्शन कम है भाई, 10 लाख में से सिर्फ 0.1% है, राइट, 10,000। लेकिन अब चाहे इलेक्शन जिस भी प्रकार से होंगे, इनका एक बंदा जरूर जाता है रिप्रेजेंटेटिव में। तो मतलब कि एक फायदा रहता है कि हर कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है। दो काइंड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है, एक तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एक लिस्ट सिस्टम, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये हमने पढ़ा है, ये हमने प्रेसिडेंट वाला जो सिस्टम है ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, और जो ये लिस्ट सिस्टम होता है
ये लिस्ट सिस्टम जो मैंने अभी अभी आपको बताया वो लिस्ट सिस्टम होता है। तो कई जगहों पर यूरोप वाले कुछ देशों में उसमें क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी एक लिस्ट निकाल देती हैं कि ये हमारे सारे के सारे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, ये हमारे सारे के सारे कैंडिडेट्स हैं, निकाल दी। तो हाँ, इमेजिन करते हैं कि इंडिया यूरोप में है तो बीजेपी एक लिस्ट निकाल देगी, ये सब कैंडिडेट है। उसके बाद कांग्रेस एक लिस्ट निकाल देगी, ये सब कैंडिडेट है। आम आदमी पार्टी ने लिस्ट निकाल दिया, तृणमूल कांग्रेस, एसपी, बीएसपी सबने अपनी लिस्ट निकाल दी। फिर वोटिंग हुई, ठीक है, फिर सबकी वोटिंग कराई जाएगी कि कौन किस, फिर आप अपनी अपनी पार्टी को वोट कर सकते हैं, बीजेपी को, कांग्रेस को, टीएमसी को, आपको, ठीक है। देन वोटों की काउंटिंग होगी, ठीक है। वोटों की काउंटिंग होने के बाद परसेंटेज निकाली जाएगी कि किस पार्टी को कितनी वोट मिली है। तो सपोज कीजिए कि बीजेपी को 25% वोट मिली है, तो अब अगर 100 सीटें हैं तो 25 सीटें बीजेपी को दे दी जाएंगी। तो उन्होंने जो लिस्ट दी थी उसमें से 25 लोगों को वो एमपी बना देंगे। फिर उसके बाद कांग्रेस ने 20% जीती, तो फिर अब वो 20 सीटें कांग्रेस को मिल जाएंगी और कांग्रेस की जो लिस्ट थी उसमें से 20, इसी प्रकार से सो ऑन। ये होता है लिस्ट सिस्टम। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला तो हमें पता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में ये बात अश्योर की जाती है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो कम से कम 50% सीटें जरूर जीते। तो इसमें जब भी आप कैंडिडेट देंगे, जब भी जो आदमी वोट करने जाएगा, याद रखिए लिस्ट सिस्टम में जब आप वोट करने गए हैं तो आपने एक ही वोट डाली है, यू हैव डन जस्ट वन वोट, आपने एक वोट डाल दी, हो गया काम खत्म। और उसके बाद परसेंटेज के बेसिस पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बेसिकली सीटें बांट लेगी। जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है इसमें आप वोट डालेंगे तो आप पूरी डिटेल्ड वोट डालेंगे। ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाला सिस्टम है। आप पहले प्रेफरेंस फर्स्ट दोगे, सेकंड दोगे, थर्ड दोगे, फोर्थ दोगे, जितने भी कैंडिडेट है उतनी प्रेफरेंस दोगे, ठीक है। इन इंडिया द फर्स्ट काइंड लिस्ट सिस्टम हमने कहीं पे भी अडॉप्ट नहीं किया हुआ है। प्रोपोर्शनल सिस्टम हमारा 3 जगह पर चलता है। कहां कहां पर? सबसे पहले तो राज्यसभा के जो भी मेंबर्स हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के, विधानसभा के नहीं। याद रखिए जब हम पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। जब हम राज्यों के बारे में बात करते हैं तो राज्यसभा में हम बात करते हैं विधानसभा, ठीक है, विधानसभा है। बाकी देयर आर 6 राज्य है, 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद भी होता है, ठीक है। तो जो ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, विधान परिषद के लोग हैं, ये भी बेसिकली राज्यसभा अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसी प्रकार से स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो लोग होते हैं वो भी बेसिकली उसी प्रकार से सिलेक्ट होते हैं। एंड प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, 3 जगह पर हम इलेक्शन यूज करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला। पहला प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, दूसरा राज्यसभा के जितने भी मेंबर है एक्सेप्ट द नॉमिनेटेड वन, एंड थर्ड दी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर्स। अगेन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर भी कुछ लोग जो है नॉमिनेट किए जा सकते हैं। विल कम टू दैट, अभी के लिए इतना काफी है। ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा कितने दिन की होती है ये बताते हैं। बहुत ही सरल बात है। हमारे जो पहला पार्लियामेंट था ना वो 1952 में बना था, दैट इज व्हेन वी स्टार्टेड, ठीक है। 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था एंड देन 1951 से 52 नवंबर दिसंबर 51 में इलेक्शंस होने स्टार्ट हुए थे, 52 तक खत्म हुए थे। और उसके बाद दोनों हमारी जो पहली राज्यसभा और जो पहली लोकसभा है वो हमारी वहीं पर बनी थी। राज्यसभा ऑब्वियसली लोकसभा के बाद बनेगी या फिर जो स्टेट इलेक्शंस है उनके बाद बनेगी, उसके बिना तो सॉरी हाँ, राज्यसभा तो स्टेट इलेक्शंस के बाद ही बन सकती है क्योंकि जो स्टेट इलेक्शंस में जीत रहा है वही आदमी राज्यसभा में वोट कर सकता है, ठीक है। अब राज्यसभा इज अ कंटिन्यूइंग चैम्बर, दैट इज इट इज अ परमानेंट बॉडी एंड इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। ये सिस्टम जो है हर जगह सारे के सारे जो डेमोक्रेसी इसी प्रकार से होता है, एक कंटिन्यूटी बनी रहे। तो राज्यों की जो ये डिसोल्यूशन होता है ना कि लोकसभा 5 साल के बाद खत्म हो जाती है कि भाई जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, जो यूनियन मिनिस्टर वो यूनियन मिनिस्टर नहीं रहेगा, और जो भी एमपी हैं उस लोकसभा के वो सारे के सारे हट जाएंगे और दोबारा से फिर हम एक बार इलेक्शन करने जाएंगे। ये जो बिल्कुल ब्रेक होता है कि आप कोई भी एमपी नहीं हो, दोबारा से अब इलेक्शन करने जाओ, इस चीज को कहते हैं कि डिसॉल्व हो जाना हो जाता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसी कोई सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती जब पूरी की पूरी राज्यसभा डिसॉल्व हो रखी हो, यानी राज्यसभा में कोई मेंबर ही ना हो। लोकसभा में ऐसा होता है, लोकसभा एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पे डिसॉल्व होती है, 543 एमपी जो हैं उसमें से एक भी एमपी नहीं होता है एंड देन उसके बाद दोबारा बनाई जाती है। सो दिस थिंग राज्यसभा का कहने का मतलब है इट इज कंटिन्यूइंग। कंटिन्यूइंग का क्या मतलब है कि इसमें 250 लोग हैं, 245 के हिसाब से चलिए 250 लोग हैं। 1/3 मेंबर हर 2 साल में वो हो जाते हैं। राज्यसभा में जब आप इलेक्ट होंगे या नॉमिनेट होंगे तो आप 6 साल के लिए राज्यसभा के एमपी बनते हैं, 6 साल के लिए। लोकसभा में 5 साल के लिए बन रहे हैं। तो हम जो ड्यूरेशन देख रहे हैं राज्यसभा की, ड्यूरेशन होती है राज्यसभा के एमपी की, राज्यसभा की कोई ड्यूरेशन नहीं है। ये अगर ट्रिक क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा,
यहां पे नहीं है, इट इज नॉट, इट इज ए कंटिन्यूइंग चैम्बर, परमानेंट बॉडी है ये। तो ड्यूरेशन कैसे होगी? राज्यसभा के एमपी की ड्यूरेशन होती है 6 साल। तो इन्होंने क्या किया कि 1952 में राज्यसभा बनाई और अब इनका प्लान ये था, ऐसा बनाया गया कि ये कंटिन्यूइंग चैम्बर रहेगा। कंटिन्यूइंग चैम्बर का मतलब कि इसमें से 80 के करीब लोग हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाएगा, हट जाएंगे, मतलब 6 साल का समय। अब सवाल यह आ गया कि 1952 में सब के सब बने थे, अब ये सब तो 6 साल के लिए बने थे, तो फिर इन्होंने लॉटरी निकाली 2 साल के बाद। 2 साल के बाद लॉटरी डाली गई कि कौन 80 रिटायर होंगे, और फिर 4 साल के बाद लॉटरी निकाली गई कि फिर कौन 80 रिटायर होंगे, और 6 साल के बाद तो ऑटोमेटिकली आ गया था। तो पहले जो दो बार क्या नाम है, रिटायरमेंट इज द रॉन्ग वर्ड टू यूज, कि बेसिकली कौन एमपी से हटेगा, राइट, कौन राज्यसभा का एमपी नहीं रहेगा, किसकी ड्यूरेशन खत्म हो गई। तो उसके लिए 1954 में एक बार लॉटरी डली थी और फिर एक 1956 में लॉटरी डली थी, एंड देन फ्रॉम देयर ऑन अब परमानेंटली कंटिन्यू रहता है। फिर 1954 में लॉटरी डली, 80 लोगों को हटा दिया गया और नए 80 लोगों को इलेक्ट किया गया। फिर लॉटरी डली 1956 में, 80 को हटा दिया गया, 80 सेलेक्ट, एंड देन इट बिकेम अ पर्टिकुलर साइकिल। अब यूजुअली कोई भी जो एमपी होता है, जैसे ही 6 साल पूरे हो जाते हैं राज्यसभा में, वो बेसिकली हट जाता है। फिर उसके लिए वो जो सीट है वो वेकेंट हो जाती है, उसी किसी भी राज्य की जिसकी भी हो, और फिर उसके बाद फिर दोबारा से इलेक्शन होते हैं। तभी आप न्यूज़ में देखना कि लोकसभा के जो इलेक्शन है ना, वो आप एक ही बार सुनते हो पूरे के पूरे देश में, मतलब इन जनरल की लोकसभा के इलेक्शन 2014 में, 2019 में। लेकिन राज्यसभा के इलेक्शंस बीच बीच में कई बार न्यूज़ में आते रहते हैं कि राज्यसभा के, गुजरात में राज्यसभा की सीट के इलेक्शन चल रहे हैं, यूपी में इलेक्शन सीट के चल रहे हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि टाइम टू टाइम सीटें वहां पर वैकेंट होती रहती हैं पर्टिकुलर स्टेट्स की, एंड फ्रॉम देयर ऑन दे कीप ऑन चेंजिंग दीज थिंग्स, ठीक है। द रिटायरिंग मेंबर आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो कितनी बार भी सिलेक्ट हो जाइए आप, जितनी बार भी इलेक्शन करना चाहते हैं राज्यसभा के। नॉमिनेट भी कितनी बार हो सकते हैं, जितना भी मर्जी चाहे। एक है जैसे सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया राज्यसभा का, उसको चाहे पूरी जिंदगी के लिए नॉमिनेट करते रहो, परमानेंटली राज्यसभा का मेंबर बन सकता है वो, अगर चाहे तो, प्रेजेंट डिस्पेंसेशन, ठीक है। These search seats are filled up by fresh elections, presidential nomination at the beginning of every 3rd year, ठीक है, सरल बात है। Constitution has not fixed the term of the office of the members of Rajya Sabha, left it to the parliament. अब अगेन दिस इज टू प्रीलिम्स, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था कि ये 6 साल होगा, दे डिडंट प्लान इट, ठीक है। उन्होंने बोला कि लॉ बना लेना, तो फिर हमने एक लॉ बनाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसमें लिखा गया कि राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनका टर्म होता है 6 साल का। द एक्ट एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू कर्टेल द टर्म ऑफ द मेंबर्स चोजन इन द फर्स्ट राज्यसभा। इसी एक्ट में स्पेसिफिकली बात लिखी गई थी कि प्रेसिडेंट कैन, अगर जरूरत पड़ने पर जो 6 साल से कम का समय है वो भी कर सकते हैं, सोलली क्योंकि इनको एक वो रनिंग हिट करनी थी कि भाई एक बार वो साइकिल बन जाए बस, उसके बाद फिर काम करेगा। इन फर्स्ट बैच इट वाज डिसाइडेड बाय लॉटरी हु शुड रिटायर। फर्दर द एक्ट ऑल्सो ऑथोराइज टू प्रेसिडेंट टू गवर्न द ऑर्डर ऑफ द रिटायरमेंट, ठीक है। ये सरल बात है। लोकसभा की और राज्यसभा को तो काफी आसान हो गया, कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा, अनलाइक द राज्यसभा, लोकसभा इज नॉट अ कंटिन्यूइंग चैम्बर, परमानेंट नहीं रहता है। एक गिवन टाइम होता है जिसको टेक्निकली लीगली बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। प्रेसिडेंट एक साइन करता है, किसी एक प्रेसिडेंट एक उसके ऊपर क्या नाम, ऑर्डर पर साइन करता है डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा के, और जैसे ही वो साइन होता है लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। 543 के 43 एमपी उस दिन से एमपी नहीं रहते हैं लोकसभा के। नेक्स्ट दोबारा से इलेक्शन जीत कर ही आना पड़ता है। इट्स नॉर्मल टर्म इज 5 years after the dates of its first meeting after general election, after which it automatically dissolves। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। अगर नोटिस करोगे तो 2004 के बाद से जितने भी जो लोकसभा हैं, क्योंकि वो सारे के सारे 5-5 साल हुए हैं, 2004 के बाद 2009 हुआ था, 2009 के बाद 2014, 2009 के बाद 2019, और 2019 वाला भी 5 साल पे है क्योंकि कोएलिशन तो नहीं है, तो 2024। तो ये सारी की सारी जो हैं ये सब की सब मई में, भारत की जो सरकार है वो बेसिकली मई में इसीलिए बनती है। क्यों? क्योंकि 5 साल तक डिसॉल्व करना होता है। इससे पहले कई बार बीच में कोएलिशन गवर्नमेंट की वजह से कोई 1-2 साल चली थी, कभी बीच में टूट जाती थी, तो जो ये डेट थी इधर उधर फिक्स, इधर उधर चेंज होती रहती थी। जैसे ही सरकार गिरती थी तो चेंज हो जाती थी। 2004 के बाद कंसिस्टेंटली सारी सरकारें 5-5 साल का समय पूरा कर रही हैं। हेंस जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो हमेशा मई में बन रही है पिछले 20 सालों से। और 2014 क्योंकि 2019 के बाद जो इलेक्ट हुए वो मेजॉरिटी में है तो बीच में नहीं गिर सकती है, तो 2024 में जब सिलेक्ट होंगे तो वो भी मई वाली ही बनेगी। President is authorized to dissolve the Lok Sabha at any time before the completion of the 5 years. Again, प्रेसिडेंट की अथॉरिटी का मतलब है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
ये मस्ती में नहीं करेंगे। दिस कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह देती हैं कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए तो प्रेसिडेंट को करना ही पड़ेगा, और कोई ये सवाल नहीं कर सकता कि प्राइम मिनिस्टर ने क्यों डिसॉल्व किया, क्यों इलेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही है, ये नहीं होगा। टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अच्छा, राज्यसभा में हमने क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि वो परमानेंट है, कंटिन्यूइंग है, तो सवाल ही नहीं उठता वहां पर उसको कंटिन्यू ना करने का। लेकिन क्योंकि हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 5 साल का होना चाहिए, ठीक है, 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, याद रखिए, जरूरत पड़ने पर एक्सटेंड करनी पड़ती है, वरना तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। तो लोकसभा में इसलिए स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि नेशनल इमरजेंसी होती है, सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के केस में, ओनली इन नेशनल इमरजेंसी। बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 year एट अ टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। हाउएवर एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू। एक साल करके कितना भी बढ़ा लीजिए, पर अगर इमरजेंसी खत्म हो गई है तो फिर विद इन 6 मंथ दोबारा से इलेक्शन करा के नई लोकसभा को इलेक्ट करना जरूरी है। सरल बात है, नॉट एन इशू। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उनके क्वालिफिकेशंस क्या है? नाउ दिस इज समथिंग जिसके ऊपर आपके पास कोई खास बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है और क्वेश्चन नहीं है। नागरिक होने चाहिए भारत के, वेल सरप्राइजिंग राइट। ही मेक्स एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ होनी चाहिए, ये वाली ओथ भरते हैं दोनों, सारे के सारे एमपी, जितने भी एमपी हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी ये ओथ लेते हैं, टू बी अ ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, डन हो गया। हाँ, ये याद रख लो, इसको यूपीएससी को कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में कि राज्यसभा में के मेंबर बनने के लिए आपको 30 साल की एज चाहिए होती है और लोकसभा के 25 साल की। ठीक है, तो आप वोट कर सकते हैं जैसे 18 साल के हों, अगले 7 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। 25 साल के हो गए, अब आप इलेक्शंस लड़ सकते हैं लोकसभा के, और जैसे ही 30 साल के हो गए तो अब आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले इलेक्शन लड़ सकते हैं राज्यसभा के, और फिर उसके 5 साल के बाद अगर आप और 35 साल के हो जाते हैं देन यू कैन एक्चुअली फाइट द इलेक्शंस फॉर द प्रेसिडेंट ऑल्सो। इस प्रकार से वो हाईएस्ट है, उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर नहीं है कोई भी। पार्लियामेंट हैज लेड डाउन, इसके अलावा ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, ये जो स्पेसिफिकली ये जो हमने 4 चीजें वो पढ़ी हैं, 3 चीजें जो पढ़ी हैं, ठीक है। इसके अलावा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें और क्वालिफिकेशन दी है क्या, कि सबसे पहले तो जो भी आदमी वोट करता है ही मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर इन द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो राज्यसभा के इलेक्शन में लड़ रहा हो या राज्यसभा लोकसभा के में लड़ रहे हो, किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो इलेक्टर यानी कि वोट जो कर सकता है उसकी तरह रजिस्टर्ड होना चाहिए। बिना रजिस्ट्रेशन के आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। एटलीस्ट वोटर रजिस्ट्रेशन अगर नहीं है तो वो आदमी फॉर्म कैसे भरेगा? ठीक है। रिक्वायरमेंट दैट अ कैंडिडेट कंटेस्टिंग एन इलेक्शन टू राज्यसभा फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट विद एन इलेक्टर वाज डिस्पेंस। अब दूसरा ये वाली बात है कि राज्यसभा के जब इलेक्शंस लड़े जाते हैं तो वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्टर हो सकता है। कहीं पर भी देश में आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप राज्यसभा का इलेक्शन कहीं से भी लड़ सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। In 2000, Supreme Court upheld the constitutional validity of the change. This is interesting, important वाली बात है, right? लोकसभा में आप उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्टर होने चाहिए, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको अपना नाम लिखवाना पड़ता है वोटर का, तब आप उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ते हैं। Whereas when it comes to राज्यसभा, तो राज्यसभा में आप कहीं भी किसी भी राज्यसभा की सीट का इलेक्शन लड़ सकते हैं, चाहे आपकी रजिस्ट्रेशन जो है इलेक्टर की कहीं पर भी हो सकती है। दूसरा, ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी इफ ही वांट्स टू कॉन्टेक्ट अ सीट रिजर्व फॉर देम। ठीक है, अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि SC ST की जो रिजर्वेशन की जो सीटें हैं तो उसके लिए SC और ST होना जरूरी है, वरना फिर कैसे आप रिजर्व सीट पर लगेंगे। हाँ, जो जनरल कैटेगरी सीटें हैं वहां पे भी SC ST सीटें लड़ सकते हैं, ऐसी कोई रुकावट नहीं है। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन, ये तो रिजर्व किया हुआ है बट उसका मतलब नहीं है कि और कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन होगी। ठीक है, कूल है। चलिए, डिस्क्वालिफिकेशन, भाई क्वालिफिकेशन है तो डिस्क्वालिफिकेशन भी होगी। चलिए, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर उसने कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया हो। विल डिस्कस दिस इन डिटेल। इफ इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड्स टू डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, अगर कोई आदमी एकदम बहरा गया हो, बिल्कुल बोरा गया हो, तो फिर उसको इलेक्शंस लड़ने के लिए मना कर दिया जाता है। इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, ये मतलब का मतलब है कि बैंकरप्ट हो गया हो, कि बहुत इतना कर्जा है जो कि इसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी और एसेट नहीं चुका सकते हैं, ऐसा जो आदमी होता है उसको इलेक्शंस लड़ने नहीं दिया जा सकता है। He is not a citizen of India, has voluntarily acquired the citizenship of a foreign state or under any acknowledgement of allegiance to the foreign state. Again, ये तो वही पुराने वाली बात है कि नागरिक अगर नहीं होंगे भारत के तो वैसे ही इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो सेम चीज को क्वालिफाई कर दिया। एंड पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है डिस्क्वालिफिकेशंस के लिए, तो इस बेसिस पर भी बेसिकली डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है हमारे किसी भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, राइट।
पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन के भी एडिशनल चीजें दी हुई है। ये दोनों चीजें आप समझने की कोशिश कीजिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशन क्या होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, और उसके बाद पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 ने एडिशनल क्वालिफिकेशन दी। फिर पार्लियामेंट में ये चीजें लिखी हुई है डिस्क्वालिफिकेशन की, और फिर पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट ने एक्स्ट्रा डिस्क्वालिफिकेशन दी। सिर्फ समझने की बात है। कोई करप्ट ऑफेंसेस ना किए हो, इलेक्शन ऑफेंसेस ना किए हो, कोई ऐसा ऑफेंस नहीं कर रखा हो जिसमें उसको कन्विक्शन, कोर्ट ने सजा सुना दी हो जिसमें कम से कम 2 साल से ऊपर की सजा हो, तो ऐसे में डिस्क्वालीफाई हो जाता है वो एमपी इलेक्शन लड़ने के लिए। बट द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इज नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। सरल बात है। ही मस्ट नॉट हैव फेल टू लॉज, इलेक्शन में जो खर्चा किया भाई उसको पूरा का पूरा लिखवाया नहीं होगा, अगर नहीं लिखवाया तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ही मस्ट नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ही मस्ट नॉट बी अ डायरेक्टर। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई समझने वाली बात नहीं है। इसमें से कुछ याद करना हो तो ये याद करो, दिस इज इंटरेस्टिंग, जिसके ऊपर प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। अगर कोई आदमी प्रीचिंग या प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम सच एज अनटचेबिलिटी, डाउरी और सती, इस प्रकार की सोशल क्राइम्स को प्रीच करता है या प्रैक्टिस करता है, तो उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दिस इज व्हाट यू एक्चुअली हैव टू रिमेंबर फ्रॉम, विच यू हैव टू टेक फ्रॉम दिस स्लाइड। दिस इज वेरी ट्रिमेंडसली इंटरेस्टिंग। दूसरा, ये डिस्क्वालिफिकेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट। ऑन द क्वेश्चन वेदर ए मेंबर इज सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन, प्रेसिडेंट डिसीजन लेते हैं। बस इसमें यह है कि वो इलेक्शन कमीशन से पूछ के लेते हैं, खुद अपनी मर्जी से नहीं लेते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। दैट इज इट। पार्लियामेंट के इसी टॉपिक्स को हम स्टार्ट करेंगे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, राज्यसभा लोकसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे बनती है, कौन एमपी बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस, अगर कोई सीट वैकेट हो जाए तो फिर बेसिकली क्या करना होता है। वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग कंटिन्यूइंग इन द लेक्चर नंबर 27। उसमें हम बेसिकली हमारे जो पार्लियामेंट है उसके जो लीडर्स होते हैं, कौन स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर का क्या रोल होता है, पार्लियामेंट के अंदर लीडर कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फिर पार्लियामेंट्री मोशंस, पार्लियामेंट्री डिवाइसेस जो होते हैं, क्या क्या किया जाता है पार्लियामेंट में, एडजर्नमेंट मोशंस जो होते हैं, एंड देन वील गो ऑन द लेजिस्लेटिव, लॉ कैसे बनाते हैं सब मिलके। अ लॉन्ग चैप्टर, साथ बने रहिएगा। दिस विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वंस इट इज डन। अगर ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है पार्लियामेंट, you kind of get everything about what is happening in the polity news। जैसे ही न्यूज़पेपर जो पॉलिटी की न्यूज़ आती है, वो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद ना सब साफ साफ दिखने लग जाता है। इसलिए कि जो पजल बना हुआ था वहाँ पर पूरे के पूरे ऑटोमेटिकली फिक्स हो गए हैं, जो पजलिंग जो पार्ट्स थे और जो पीसेस थे। सो साथ बने रहिएगा। इसका टेलीग्राम पे इस पीडीएफ को ज्वाइन करिए, एंड प्लीज़ डू ज्वाइन मी ऑन माई सोशल मीडिया। यार कोई भी नहीं ज्वाइन करता है, प्लीज़ बी देयर टू कॉन्टैक्ट विद मी, बट इफ़ यू डू लाइक द वीडियो तो मेंशन जरूर करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, लेक्चर नंबर 27, कंटिन्यूइंग द पार्ट 5 पार्लियामेंट फ्रॉम आर्टिकल नंबर 79 to 122। हैव अ नाइस डे।